नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी मीठी बात हो जाए। मीठी बात मतलब आज शहद की बात हो जाए, क्योंकि अभी आप कल परसों एक दो दिन से आप सुन रहे होंगे कि देश के जितने प्रमुख शहद निर्माता हैं या शहद व्यापारी हैं, वो क्या क्या शहद को लेके कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढना है, तो उसको कुछ लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया। और खास करके हमारे रामदेव महाराज जो योग गुरु हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल ठीक से लिया। और जैसा अभी एक सीएससी की रिपोर्ट कह रही है कि पतंजलि जो मिलावटी शहद है जिसमें चीनी मिलाई जा रही है, उसमें उसका नाम आ रहा है। पहले ये समझ लें कि शहद की क्या बात है और किस रेफरेंस में बात की जा रही है। देखिए, जब शहद की बात इसलिए की जा रही है कि अभी कोरोना जब शुरू हुआ था तो तीन चीजें, काढ़ा और ये सब शुरू हो गया कि इसको आप पीजिए तो एंटीटॉक्स वो है, आपको काढ़ा जो वो नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं पास आएगा, इत्यादि इत्यादि। उसी समय कुछ लोगों ने कहा कि शहद का सेवन भी बढ़ जाना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे ये आंकड़े 1-2 साल पुराने हैं। दुनिया में शहद का पर कैपिटा कंजम्पशन, पर व्यक्ति कंजम्पशन करीब 250 से 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति साल है। हिंदुस्तान में यह कंजम्पशन केवल 50 ग्राम है। जी, आपने सही सुना, 50 ग्राम। दुनिया में सबसे ज्यादा शहद खाया जाता है जर्मनी में, करीब करीब 2 किलो प्रति व्यक्ति पर ईयर। हमारे यहां 50 ग्राम, वहां 2 किलो। अमेरिका में भी ये 2-3 साल पहले तक उसकी फिगर 700 ग्राम थी, लेकिन अब शायद वो बढ़ी होगी। और ये सब प्री कोरोना के फिगर्स हैं। कोरोना के समय पूरी दुनिया में शहद की खपत बढ़ी है। जापान में भी 700 ग्राम करीब शहद खाया जाता है। मैं आपको समझने के लिए बता दूं कि जैसे सिर्फ अमेरिका में 2017-18 में उनका जो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो 150 मिलियन पाउंड था, और जो इंपोर्ट उन्होंने किया था उस दौरान वो करीब 450 मिलियन पाउंड था। तो कुल कितना हुआ? कुल कंजम्पशन उनका 600 मिलियन पाउंड उन्होंने यूज किया था। और इसको अगर हम किलो और किलो को टन में कन्वर्ट करें तो अमेरिका की कुल खपत 2,72,000 मेट्रिक टन थी। अगर 600 मिलियन पाउंड को आप कन्वर्ट करते हैं तो इसमें से करीब 70,000 टन उनका अपना प्रोडक्शन था और करीब 2 लाख टन उन्होंने इंपोर्ट किया था। इस इंपोर्ट में हिंदुस्तान का करीब करीब 44,000 टन शहद हम लोगों ने भेजा था। हम सबसे बड़े मतलब हमने एक्सपोर्ट किया था, वहां इंपोर्ट हुआ था चाइना। हमारे बाद वियतनाम आया था। अभी हाल के दिनों में अमेरिका ने चाइनीज शहद को पे बैन लगा दिया है। चाइनीज शहद वो नहीं खरीद रहे हैं, और वो कोई इस वजह से नहीं कि वो उसकी इंप्योरिटी डाउटफुल है, इस वजह से। अब ये तो आपदा आई थी, चीनी सामानों को बहिष्कार करना था। हमारे यहां क्या हुआ ये जरा सुन लीजिए। हिंदुस्तान ने 2017-18 की फिगर है कि हमने करीब 1,08,000 टन शहद का उत्पादन किया था कुल। 2005-6 में, मतलब करीब 10 साल पहले, ये 35,000 टन था, जो 2017-18 में 1,08,000 टन हो गया। इसमें से एक्सपोर्ट हमने किया था करीब 51,500 टन। अब जब कोविड आया और इसमें डिमांड बढ़ी, तो मधुमक्खी के जो फार्म्स हैं और जो मधुमक्खी की खेती करते हैं, उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई उनकी ग्रोथ तो हो नहीं रही है, लेकिन एकदम से शहद का उत्पादन बढ़ गया था। और ये मैं इसलिए बता दूं कि आप भी जब ये खरीदने का भी शहद जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि आपको प्योर मिले। और ये बहुत कॉमन चीज है कि उसमें चीनी मिला के बेच दिया जाता है। आप सड़क के किनारे बैठे रहते हैं लोग। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मधुमक्खी के फार्म वाले हैं वो भी शहद का शीरा रखते हैं, जिसको मधुमक्खी के थ्रू प्रोसेस होके वो जाता है। तो उसमें इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। वो आता तो मधुमक्खी के द्वारा ही है, लेकिन वो बजाय फूल का या पत्ती के रस होने के बजाय वो चीनी का रस होता है। हिंदुस्तान पिछले 4 वर्षों से एक चीन से जो उसको चाइनीज सिरप यहाँ की आम भाषा में बोलते हैं, फ्रुक्टोज जो है बेसिकली, वो खरीद रहा है करीब करीब 10,000 टन प्रतिवर्ष पिछले 4 वर्षों से। और उसका नाम बदल बदल के वो चाइनीज सिरप आता है, उसके अलग अलग नाम से आता है। ये जो अब इस बीच क्या हुआ, जो CSE है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट,
उनको लगा कि इस पे जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले तो चाइना में एक ईमेल भेजी कि भाई हमें इस तरह का एक चाइनीज सिरप चाहिए जो हिंदुस्तान में शहद में मिलाने के बाद भी पकड़ में ना आ पाए। तो चाइना ने कहा कि ठीक है, हम ये, वो ईमेल आई, उन्होंने कहा कि हम ये वाया हांगकांग आपको एक्सपोर्ट कर देंगे और इसका नाम जो है वो एज फ्रुक्टोज या शुगर नहीं होगा, इसका नाम होगा पेंट पिगमेंट। पेंट पिगमेंट करके मतलब इसमें चला दिया जाएगा। अच्छा, ये जो मैं सारी बातें आपसे कर रहा हूं, ये 2 पेपर के हवाले से, मूल रूप से दी प्रिंट 3 दिसंबर का और बिजनेस टुडे 4 दिसंबर का। इसमें पूरी रिपोर्ट है, आप लोग चाहिए तो खूब डिटेल में पढ़ लीजिए, मैं इसको कंसाइज करके आपके सामने कर रहा हूं। अब सीएससी ने क्या किया, जो देश के सबसे ज्यादा चलने वाले शहद के 13 ब्रांड थे जो रॉ और प्रोसेस हनी दोनों तरह का बेचते थे, उनके इन्होंने सैंपल ले लिए। और अच्छा, एक चीज और बता दो, हिंदुस्तान में ये जो खान पान की चीज है उसको रेगुलेट करती है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उसको रेगुलेट करती है। अब इन्होंने जो जब सैंपल उठाए इन बड़े ब्रांड्स के, जो रेगुलर ब्रांड हैं जो बाजार में दिखते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए इन्होंने भेजा काफ में। काफ मतलब सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड, जो बेसिकली NDDB मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात की में ही कार्यरत है। वहां पे जब ये 13 ब्रांड के वो गए तो सबने टेस्ट पास कर लिया, सिर्फ एक एपिस हिमालय को छोड़ के बाकी 12 ने वो टेस्ट पास कर लिया कि मतलब शुगर लेवल उसमें उस तरह का नहीं है। मेन चक्कर क्या आ रहा है कि जब भी टेस्ट हुआ उसमें आ गया है कि इसमें शुगर लेवल खूब ठीक से था। अब ये कैसे बाईपास इस टेस्ट को करते हैं, क्योंकि होता क्या था, पहले जो ऐड किया जाती थी शुगर, वो कहां से आती थी, उसका सोर्स होता था कॉर्न या शुगर केन या राइस या बीट रूट, मतलब गन्ने से और धान से और इस तरह के सोर्स से आती थी, शकरकंदी से इत्यादि इत्यादि। ये वाली मिलावट अच्छा, इंडिया में जो टेस्ट होता है FSSAI का, उसमें C3 और C4 में ये वाली मिलावट पकड़ में आ जाती थी। तो उसका तोड़ हमारे ये हनी ट्रेडर्स ने या हनी उत्पादक ने, जो अपने को हनी उत्पादक बोलते हैं, उन्होंने उसका तोड़ निकाला, चाइनीज शुगर सिरप मिलाना शुरू किया। अब चाइनीज शुगर सिरप जो है वो इस तरह से बना रहता है कि वो C3 C4 टेस्ट में नहीं आता है, ये केवल NMR टेस्ट होता है। NMR टेस्ट अगर होता है तभी ये पकड़ में आएगा, और NMR टेस्ट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। ये टेस्ट हिंदुस्तान में नहीं होता है। इस टेस्ट को अभी रिसेंटली जो एक्सपोर्ट हमने जब करना शुरू किया, तो चूंकि हमारे यहां से मिलावट की गड़बड़ी थी, तो अब ये सारे एक्सपोर्ट के लिए इसको लागू कर दिया गया है, मैंडेटरी हो गया है कि ये अब NMR टेस्ट कराने के बाद ही भेजा जाएगा, वही चीनी के चक्कर में। CSI ने क्या किया, उसने जब यहां से क्लियरेंस हो गया कि 12 में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने ये सारे 13 सैंपल भेजे जर्मनी NMR टेस्ट के लिए। जर्मनी ने जब उसको टेस्ट किया तो उस 13 सैंपल में से 10 ब्रांड के सैंपल फेल हुए। कौन कौन से ब्रांड थे? डाबर, झंडू, बैद्यनाथ, पतंजलि, हितकारी, एपिस हिमालय। केवल 3 ब्रांड के शहद ने वो टेस्ट पास किया, और वो ब्रांड थे सफोला, नेचर नेक्टर और मार्कफेट सोहना। अब इसके बाद थोड़ा आपको फिर से मैं समझाऊं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कोरोना में कंजम्पशन बढ़ गया है। देश अच्छा हो क्या रहा है कि देश, अब जो हमारे भारतीय हैं वो तो लग रहा है कि भाई शहद को खा लीजिए तो इससे इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, आपको कोरोना नहीं होगा। एक्चुअल क्या हो रहा है कि आप चीनी का कंजम्पशन, आपका उपभोग बढ़ गया है, चीनी का सेवन आप ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, जब ये सब हुआ और ये रिपोर्ट निकली, तो 3 कंपनीज ने अपने जवाब भेजे हैं। डाबर का कहना है कि उनके पास NMR टेस्ट करने की इन हाउस फैसिलिटी है, और वो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, और जो वो टेस्ट इस NMR का करते हैं उसमें से वो पास होता है, और डोमेस्टिक सेल के लिए भी वो NMR टेस्ट करते हैं। लेकिन उनका टेस्ट NMR का जर्मनी में क्यों फेल हो गया ये नहीं मालूम। उन्होंने इसकी चिट्ठी लिख के प्रिंट को या बिजनेस टुडे को बताया है। पतंजलि के जब हमारे बालकृष्ण जी हैं, उनका कहना यह है कि ये केवल हमारा नाम बदनाम करने के लिए इस तरह की बात हुई है,
और दूसरा उनका कहना यह है कि जो प्रोसेस्ड हनी है उनके लॉबी इसको प्रोसेस की, हम लोग ये हनी ना हमारी बिके और उनकी प्रोसेस हनी बिके। और तीसरा आरोप वो ये लगाते हैं कि जो जर्मनी की मशीन टेस्टिंग मशीन्स हैं ये उनको बेचने का भी एक षड्यंत्र है। और उनका कहना है कि जर्मनी की मशीन्स बहुत महंगी होती हैं और ये उसको बेसिकली बेचने के लिए, सब टेस्टिंग इक्विपमेंट बेचने के लिए सब कर रहे हैं। और इसी तरह से इमामी जो है, जो झंडू बनाती है, उसने भी अपना एक जवाब प्रिंट को भेजा है। मैं ये भी बता दूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सबको पता है कि चाइनीज का कोई मुकाबला नहीं है। वो इस तरह की चीजें बनाने का जो इस टेस्ट को बाईपास कर दें, उस टेस्ट की पकड़ में न आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीएससी ने यह भी देखा कि चाइना ने अपनी वो जो चाइनीज शुगर सिरप बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हिंदुस्तान की एक फैक्ट्री को बेची है, जो उत्तराखंड जसपुर में लोकेटेड है। अब उत्तराखंड जसपुर कहां है और वहां से पतंजलि का प्लांट कितनी दूर है, ये सोचना आप लोग देख लीजिएगा। और सीएससी के ने एक चीज और कही है, उसने कहा है कि ये फूड फ्रॉड जो नेफेरियस एंड मोर सोफिस्टिकेटेड देन 2003 और 2006 में जब उन्होंने इस षड्यंत्र को दिखाया था, जहां पे सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला, पेप्सी कोला को उन्होंने जब टेस्ट किया था और पाया था कि उसमें कीटाणुनाशक और क्या क्या है, और जिसको लेके हमारे बाबा रामदेव बार बार, अगर आपको याद हो कि कोका कोला मतलब टॉयलेट क्लीनर, पेप्सी मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये उनकी बहुत पेट लाइन थी, वो हर जगह बोलते थे इसको। तो अभी मुझे लगता है, अच्छा कुछ लोगों का कहना है कि आप पतंजलि और बाबा रामदेव की बात क्यों कर रहे हैं। मैं पतंजलि और बाबा रामदेव की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब गेरुआ आता है तो हम लोगों के मन में भक्ति का भाव आता है। गेरुआ को देख के हमारे मन में किसी बिजनेसमैन और व्यापारी का ख्याल नहीं आता है। बाबा रामदेव गेरुआ पहन के व्यापार करते हैं, इसलिए पतंजलि को ज्यादा कड़ी कसौटी पे कसने की जरूरत है। दूसरा जो एक बात और है, एक तो गेरुआ वाली बात हो गई कि वो बाबा के नाम पे अगर ठगी कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। दूसरा वो एक काम और करते हैं कि वो स्वराज, स्वराष्ट्र, देश, वो हिंदू राष्ट्र, ये सब की बात करते हैं। ये भी बेईमानी वाली बात है, क्योंकि आप बार बार राष्ट्र प्रेम और ये सब क्यों बोलते हैं। आप भी इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, और चाइना से ये चाइनीज सिरप इंपोर्ट करके जो शुगर है वो है आप भी यूज कर रहे हैं। तो आप क्यों ये स्वराज और स्वदेश की बात करते हैं। तीसरा, ये तो जांच की बात है, सरकार को जांच करानी चाहिए कि अगर मधुमक्खी के खेती में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो एकदम से ये ज्यादा शहद का उत्पादन कैसे होने लगा। और अंतिम बात, ये जितनी कंपनीज हैं ये अपना जवाब भेज नहीं कर रही हैं। अगर ये बात गलत है तो प्रिंट, वायर और बिजनेस टुडे जिसने ये स्टोरी की है उनके ऊपर आपको ठीक से मुकदमा दायर करना चाहिए, और खास करके सीएससी के ऊपर भी, क्योंकि बेसिकली इन्होंने तो छापा है। जो सीएससी है उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर मानहानि का और सब तरह के मुकदमे, आपको ये बाबा को बताने की जरूरत नहीं कौन कौन से मुकदमे, बाबा को पता है कौन कौन से मुकदमे करने। एक प्रॉपर मुकदमा फाइल करना चाहिए और उसमें से आप बाहर आइए, जिससे पता लगे कि इस देश के साथ ठगी आपने की है कि सीएससी ने की है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।